अभी हम लोगों का क्लास चल रहा है इंटर का। किसका क्लास चल रहा है? इंटर का। इंटर बोले तो किस क्लास का? +2 का। किसका क्लास चल रहा है? +2 का, 12वां क्लास का। आप लोग हैं? तो चलिए 12वां क्लास का है और इसमें हम लोग चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे थे। चैप्टर नंबर 3 का नाम था वैद्युत रसायन, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बोले रहे थे। वही चैप्टर था। फिजिकल केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ रहे हैं तीसरा चैप्टर, और उसमें हम लोगों ने प्राथमिक सेल पढ़ा दिया था। द्वितीयक सेल में भी बहुत सारे बातों की हमने चर्चा की थी। द्वितीयक सेल में भी देखिए यहाँ पे हम लोगों ने चर्चा किया था। क्या चर्चा किया था कि द्वितीयक सेल कहते किसको हैं? तो आप लोगों को हमने बताया था कि वैसा सेल है ना, द्वितीयक सेल एक ऐसा सेल है जिसमें सबसे पहले ये क्या होता है कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में तो परिवर्तन करता ही है, साथ ही विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन करता है, यानी कि यह डिस्चार्ज भी होता है और चार्ज भी होता है। दोनों चीज इसमें होते रहते हैं। इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, है ना, इसको हम लोग द्वितीयक सेल भी कहते हैं, लेड सेल भी कहते हैं और लेड संचायक सेल भी कहते हैं। लेड का मतलब क्या है? लेड का रासायनिक नाम क्या होता है? पीबी, यानी कि इसका जो बनावट होता है ना, लेड से होता है। तो चलिए इसकी बनावट पर हम लोग चर्चा करते हैं। ये पूरी बातें हम बहुत बढ़िया से इसके पिछले वाले वीडियो में हमने कह दिया था, इसलिए ज्यादा इस पर समय नहीं देंगे, इसके आगे बढ़ेंगे। अब चलिए आगे, ये था हमारा, यहाँ पे आपको हमने बताया था कि कोई भी सेल में 2 इलेक्ट्रोड होते हैं। कितने इलेक्ट्रोड होते हैं? 2 इलेक्ट्रोड। और 2 इलेक्ट्रोड जो होते हैं तो उसमें एक एनोड का होता है, एक कैथोड का होता है। पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे? और यहाँ पे देखिए हमने कई एक सेलों को एक साथ जोड़ा है और करीब करीब इसमें हमने 3 सेल लिया है। तो 3 सेल लेने का मतलब कितना इलेक्ट्रोड होना चाहिए? 6 इलेक्ट्रोड होना चाहिए। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रोड हमने लिया है। एक को देखिए लाल से यहाँ पे रंगा है, इसका मतलब यह है कि ये एनोड का काम करेगा। किसका काम करेगा? एनोड का, है ना। और एक को देखिए जो हम लोग ब्लैक से रंगे हैं, इसका मतलब कि ये कैथोड का काम करेगा। और जितना भी ब्लैक से रंगा हुआ है उसको एक एक करके तार से हम लोग जोड़ देंगे, और जितना भी रेड से किया हुआ है उसको एक एक करके हम लोग तार से जोड़ देंगे। क्लियर हो गया यहाँ पर? और यहाँ पर देखिए ये जो पात्र रहता है, बैटरी वाला जो पात्र आप देखते हैं, तो वो पात्र जो बना हुआ रहता है वह विद्युत रोधी रहता है। विद्युत रोधी का मतलब कि उससे होकर के करंट प्रवाहित नहीं होगा। विद्युत रोधी पात्र होता है। उसमें क्या होता है? विद्युत रोधी पात्र होता है। अब देख लीजिए यहाँ पे इस पात्र में एक विलायक होता है, वह विलायक है H2SO4। क्या रहता है? H2SO4। जो आप बैटरी में पानी जो देखते हैं उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। और कितना परसेंट सल्फ्यूरिक अम्ल होता है? तो 38%। कितना परसेंट होता है? 38%। जैसे 1 लीटर अगर आप बिलियन तैयार किए हुए हो तो उसमें करीब करीब 62% आपको क्या मिल जाएगा, है ना, आपको पानी रहेगा, और 38% उसमें क्या रहेगा? H2SO4 का मिश्रण तैयार किया हुआ रहेगा। और इस प्रकार से आप देखेंगे कि ये जो बैटरी का जो सेल होता है वह आपको पीबी की छड़ होती है, यानी कि लेड की छड़ होती है। किसकी छड़ होती है? लेड की छड़ होती है। और चाहे वह कैथोड का लीजिए चाहे एनोड का लीजिए, दोनों का छड़ किसका रहेगा? पीबी का रहेगा। किसका रहेगा? पीबी का। पीबी जिसको आप लोग शीशा बोलते हैं, है ना, केमिस्ट्री की भाषा में उसको लेड बोला जाता है। तो लेड का ही छड़ होता है। और इस छड़ में सबसे पहले देखिए यहाँ पर समझने वाली बात है, यहाँ पे एनोड में क्या भरा रहता है और कैथोड में क्या भरा रहता है, इसको समझ लीजिएगा तो आपका आ जाएगा। एनोड में रहता है स्पंजी पीबी। स्पंजी पीबी का मतलब होता है कि वैसा पीबी जिसको चूर दिया जाता है, चूर्ण बना दिया जाता है, एकदम कूट काट करके बराबर कर दिया जाता है, वो भरा हुआ रहता है एनोड में। वो भरा हुआ रहता है किस में? एनोड में। जबकि यहाँ पे आप देखिएगा तो लेड ऑक्साइड PbO2 भरा रहता है किस पर? कैथोड में, अंदर की ओर भरा हुआ रहता है। तो इस प्रकार से हम लोग बैटरी का निर्माण करते हैं। समझे कि नहीं? तो इसमें सबसे पहले बात जानिए कि जब इस सारा चीज को हम लोगों ने इसके पहले क्लास में पढ़ाया था, उसी चीज को अभी लिखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? लिखना पड़ेगा। जो क्रियाविधि हमने देखा यहाँ पे, इस क्रियाविधि को क्या करना पड़ेगा? लिखना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग लिखते हैं इसको। तो कैसे लिखा जाएगा? तो इसको ऊपर में कर देते हैं, दिखाई दे रहा है ना सबको, अथवा छोटा कर देते हैं। अब इसको क्या कर देते हैं? थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। छोटा कर देते हैं इसलिए कि सामने फिगर रहेगा, जो जो काम हम किए हैं उसको हमको लिखना होगा। यहाँ पे क्या करना होगा? लिखना होगा। तो चलिए हम लोग लिखते हैं। अब चलिए लिख करके हम लोग रखते हैं यहाँ पे। तो चलिए लिखते हैं कैसे। तो सबसे पहले आपने क्या किया है, तो आपने शीशा संचायक सेल जो लिया है उसमें कई सेलों की श्रेणी क्रम को जोड़ दिया है। क्या किया है? जोड़ करके बनाया है। आप नहीं देख रहे हैं कि कई को सेल मिल करके और बड़ा बैटरी बनाना होगा तो और सेल को जोड़ना पड़ेगा, है कि नहीं? और सेल को क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे कि लेड संचायक सेल या शीशा संचायक
सेल, जो भी लिखना है लिख सकते हैं। तो हम लिखिए देते हैं एकदम जो है, एकदम जो समझ में आ रहा है वही बात लिखिए, है ना। तो सीसा संचायक जो सेल है, देखिए ध्यान से, सीसा संचायक जो सेल है, तो यह जो सेल है, तो सीसा संचायक सेल कई सेलों की श्रेणी क्रम, है ना, कई सेलों के श्रेणी क्रम, क्योंकि एक सेल में क्या रहता है, एक सेल में 2 इलेक्ट्रोड होते हैं। एक सेल में कितना इलेक्ट्रोड होते हैं, 2। तो कई गोली है तब ना इतना सारा इलेक्ट्रोड खड़ा है। तो सीसा संचायक सेल कई सेलों के श्रेणी क्रम में जोड़कर बनाया जाता है, श्रेणी क्रम में जोड़कर बनाया जाता है, जोड़कर बनाया जाता है, जोड़कर बनाया जाता है। कोई दिक्कत है, जोड़कर बनाया जाता है, जोड़कर क्या किया जाता है, बनाया जाता है, समझे कि नहीं। इस सेल में क्या होता है, तो इस सेल में एक विद्युत रोधी पात्र होता है, लेते हैं हम लोग, ये ना लेते हैं। इस बात को लिखिए, इस सेल में एक विद्युत रोधी पात्र होता है। जितना लिए हो, जितना किए हो वही लिखिए, विद्युत रोधी पात्र होता है, विद्युत रोधी पात्र जिससे होकर के करंट प्रवाहित ना हो, समझे कि नहीं। जिसमें सभी एनोड को एक सिरे से और सभी कैथोड को दूसरे सिरे से जोड़ देते हैं, है कि नहीं। इस सेल में एक विद्युत रोधी पात्र होता है, जिसमें कर दीजिए यहां, जिसमें, है ना, जिसमें, है कि नहीं, जिसमें सभी एनोड, जिसमें सभी एनोड, जितना जितना एनोड, एनोड किसको दर्शाए हैं, कैसे दर्शाए हैं, लाल कलर से, कैसे दर्शाए हैं, लाल कलर से। तो जिसमें सभी एनोड को, है ना, क्या चीज से जोड़ते हैं, तो एक सिरे से, सभी एनोड को एक सिरे से, तथा सभी कैथोड को, सभी कैथोड को, एक मिनट, ठीक है अब, ठीक है ना अब, ठीक है। सभी कैथोड को, सभी कैथोड को कैसे जोड़ते हैं, कैथोड को दूसरे सिरे से, कैसे जोड़ते हैं, दूसरे सिरे से। सभी कैथोड, जितना भी आपका कैथोड है उसको दूसरे सिरे से जोड़ दिया जाता है, सभी कैथोड को दूसरे सिरे से जोड़ दिया जाता है। देखिए फिगर में जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं। ये जो ब्लू वाला तार है ये कैथोड का हो गया, लाल वाला तार है तो सब कैथोड को, तो वो दूसरे सिरे से जोड़ा जाता है, दूसरे सिरे से जोड़ा जाता है, या जोड़ देते हैं। अपने से करिए रहे तो जोड़ देते हैं, कर देते हैं, है कि नहीं, क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, समझे कि नहीं। इसमें जो एनोड होता है वह क्या रहता है, तो एनोड जो है से लेड पीबी की छड़ होती है ना। एनोड क्या होता है, लेड पीबी की छड़ होती है। तो लिखेंगे इसमें एनोड लेड, लेड बोले तो क्या चीज, लेड मतलब पीबी, है ना, लेड पीबी की छड़ होती है ना, छड़ होती है। इसमें क्या भरा रहता है, जिसमें स्पंजी पीबी, क्या भरा रहता है, स्पंजी लेड भरा रहता है, जिसमें स्पंजी लेड, है ना, स्पंजी लेड भरा होता है, जिसमें क्या भरा होता है, स्पंजी लेड भरा होता है। समझ में आई बात है। अब यहां पे देखेंगे, तथा, अब देख लीजिए, तथा कैथोड, कैथोड भी जो होता है, कैथोड वाला भी जो होता है, कैथोड लेड पीबी की ही छड़ होती है, की ही छड़ होती है, लेकिन इसमें क्या भरा रहता है, होती है, जिसमें PbO2 भरा रहता है, लेड ऑक्साइड PbO2 भरा रहता है। आगे समझ में, भरा रहता है, भरा रहता है कि नहीं रहता है, भरा। तो जहां तक जो बात हम कर रहे थे वो सब सारे बातों को हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं, बोलिए। हाँ, तो ये भरा हुआ रहता है, आप भी बोलिएगा, सबको बोलिए, है ना, भरा रहता है। और इस प्रकार हम लोग क्या चीज तैयार कर लेते हैं, तो इस प्रकार, है ना, इस प्रकार हम क्या तैयार कर लिए, तो इस प्रकार हम लोग संचायक माने लेड संचायक सेल बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, लेड संचायक सेल। इस प्रकार लेड संचायक सेल बना लेते हैं, सेल क्या कर लेते हैं, बना लेते हैं, क्या कर लेते हैं, लेड संचायक सेल बना लेते हैं, या बनाया जाता है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, लेड संचायक सेल बना लेते हैं।
अब देखिए, अब इसको चार्ज भी होगा और डिस्चार्ज भी होगा। ये क्या होगा, चार्ज भी होगा और डिस्चार्ज भी होगा। तो जब चार्ज जब होगा तो चार्ज करने की क्रिया को क्या कहते हैं, आवेशन। क्या कहते हैं, आवेशन। और डिस्चार्ज करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, निरावेशन। क्या कहते हैं, निरावेशन। तो चार्ज करने को कहेंगे आवेशन और डिस्चार्ज करने को क्या कहेंगे, निरावेशन। तो इस बात को भी जानकारी ले लीजिए। अब बैटरी को कभी चार्ज करेंगे और कभी क्या करेंगे, डिस्चार्ज करेंगे। तो सबसे पहले इस बात को समझ लीजिए कि चार्ज करने को हम लोग क्या बोलते हैं, तो चार्ज करने को आवेशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, आवेशन। चार्ज करने को क्या बोला जाता है, आवेशन। और डिस्चार्ज करने को क्या कहते हैं, डिस्चार्ज करने को क्या कहते हैं, निरावेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, निरावेशन कहते हैं। चार्ज करने को क्या कहते हैं, आवेशन, और डिस्चार्ज करने को क्या कहते हैं, निरावेशन। समझ में आ गई बात है। अब यहां पर समझ लीजिए, जब चार्ज कीजिएगा तब क्या होगा, जब आप निरावेशन की क्रिया कीजिएगा तब क्या होगा, पहले डिस्चार्ज कीजिए। बैटरी को हम डिस्चार्ज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, डिस्चार्ज। यानी कि निरावेशन के कार्य में क्या होता है, जब आप निरावेशन कर रहे होते हैं, निरावेशन का मतलब क्या होता है, डिस्चार्ज कर रहे होते हैं, है कि नहीं। तो निरावेशन की क्रिया में क्या होता है, तो ध्यान दीजिए, निरावेशन की क्रिया में होता क्या है वो समझिए। तो निरावेशन की क्रिया में क्या होता है, यहां पे समझ लीजिए, जब चार्ज होगा, तो जब चार्ज आप कीजिएगा तो इलेक्ट्रॉन दिया जाता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, दिया जाता है। इस क्रिया में सेल को ऊर्जा दी जाती है, और जब सेल की ऊर्जा ली जाएगी तो उसको क्या कहेंगे, निरावेशन कहेंगे, मतलब डिस्चार्ज कहेंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा, निरावेशन की क्रिया में याद रखिएगा कि सेल से ऊर्जा ली जाती है। क्या कर दी जाती है, ली जाती है। तो लिख देंगे कि इस क्रिया में, ध्यान समझिएगा, इस क्रिया में क्या होता है, सेल से ऊर्जा ली जाती है, ऊर्जा ली जाती है ना। इसमें रहने नहीं दिया जाता है ऊर्जा को, ऊर्जावा हटेगा तभी ना उसका डिस्चार्ज होगा वो। जबकि आप आवेशन की क्रिया जब करिएगा, आवेशन की क्रिया में क्या होता है, तो आवेशन की क्रिया में, इस क्रिया में क्या होता है, तो इस क्रिया में सेल को ऊर्जा दी जाती है। सेल को ऊर्जा क्या की जाती है, दी जाती है। सेल को ऊर्जा दी जाती है। सेल को ऊर्जा क्या कर दी जाती है, दी जाती है। समझ में आ गई बात है। अब सेल से ऊर्जा जब निकालिएगा तो एनोड पर कुछ काम होगा। क्या होगा, एनोड पर कुछ काम होगा। तो एनोड पर क्या रहेगा, तो पीबी रहेगा ही रहेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या रहेगा, पीबी। अब जैसे ही आप बैटरी में H2SO4 डाले हुए हैं, क्या डाले हुए हैं, H2SO4, तो SO4 तो आयन बना लेगा। SO4 क्या करेगा, आयन बनाएगा। और आयन कितना इलेक्ट्रॉन बना देगा, 2 इलेक्ट्रॉन। कितना इलेक्ट्रॉन दे देगा, 2 इलेक्ट्रॉन। अब स्थिति क्या होगा कि यह 2 इलेक्ट्रॉन इसको किसी भी स्थिति में क्या होगा, इसको चाहिए, इसको मैंने देगा, इसको क्या करेगा, देगा। और जैसे ही यह लेगा तो यह बना देगा PbSO4। क्या बना देगा, PbSO4। समझे कि नहीं, कौन PbSO4, जो बचा हुआ SO4 है, वो जो बचा हुआ SO4 है। चूंकि जब डिस्चार्ज कर रहे होते हैं, जब आप डिस्चार्ज कर रहे होते हैं तो होता क्या है इसमें कि जैसे देखिए, एकरा में जो H2SO4 भरा हुआ है, तो यह H2SO4 दो भागों में टूटता है। यह कितने भागों में टूट जाता है, अपने में 2 भागों में। एक हो जाता है हाइड्रोजन आयन, समझे कि नहीं, एक हो जाता है SO4 आयन। क्या बना लेता है, SO4 आयन। तो जब भी आप बैटरी को डिस्चार्ज कीजिएगा तो यह SO4 जो है से टूट करके जो विलीन होता है, लेकिन कुछ न कुछ अंश इसमें रह जाता है। समझे कि नहीं, और वही अंशवा क्या करता है, यह Pb इसको अवशोषित कर लेता है, इसको SO4 को हटाने की वजह से। तो यहाँ पे क्या बना लेता है, PbSO4। और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या हो जाता है, हट जाता है। 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, इससे हट जाता है। समझे कि नहीं। अब यही प्रक्रिया कैथोड पर कैसे होती है, तो कैथोड पर जो होती है प्रक्रिया वो समझ लीजिए। कैथोड पर क्या स्थिति होती है कि PbO2 जो है, PbO2 जो है ना, PbO2
O2 जो है हाइड्रोजन आयन और जो इस सल्फेट आयन का कुछ अंश जो बच जाता है उसके साथ इसकी अभिक्रिया हो जाती है, कुछ मात्रा में बचा हुआ, तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, है कि नहीं, वहां पे कैथोड पर, और जैसे ही करेगा तो ये क्या बना देगा, PbSO4, क्या बना देगा, PbSO4, और यहां से H और ऑक्सीजन बच करके क्या बना देगा, जल, और जैसे ही ऐसा बनेगा यानी कि वह क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज, क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज, है कि नहीं, उसमें कोई पॉइंट नहीं बच पाएगा चार्ज करने का, समझे कि नहीं। अब देख लीजिए क्या होगा, एनोड पर की प्रक्रिया क्या हो जाएगी, आवेशन की प्रक्रिया में एनोड पर क्या होता है सो समझ लीजिए, एनोड पर क्या होता है उसके बारे में समझ लीजिए। एनोड पर तो जो PbSO4 है ना, PbSO4 जो आयनित होकर के PbSO4 बना रहा है, वह 2 इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, ग्रहण कर लेगा, वह 2 इलेक्ट्रॉन का क्या कर लेगा, ग्रहण कर लेगा, और जैसे ही ग्रहण कर लेगा तो ये क्या बना देगा, Pb, इधर क्या बना देगा, SO4 आयन, क्या बना देगा, SO4 आयन बना देगा। अब यहाँ पर जो Pb बन गया तो ये चार्ज होने लगेगा, क्या होने लगेगा, चार्ज होने लगेगा, और कैथोड पर स्थिति क्या हो जाएगा, देख लीजिए कैथोड पर स्थिति हो जाएगी कि जो PbSO4 है ना, वो PbSO4 और जो जल की मात्रा H2O बना था वो उसको ग्रहण करके क्या बना देगा, PbO2, क्या बना दिया, PbO2 का निर्माण किया, प्लस में हाइड्रोजन आयन को यहाँ पे क्या कर दिया, ये मुक्त कर दिया, और SO4 जो है वो आयन जो है यहाँ पे बना हुआ रहेगा, और 2 इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे क्या कर लेगा, ग्रहण कर लेगा, उस चीज को दर्शाया जाएगा, समझे कि नहीं। तो यहाँ से त्याग और यहाँ से ग्रहण की जो प्रक्रिया है जो इसको चार्जेबल बना देगा, क्या कर देगा, चार्जेबल बना देगा, समझे कि नहीं। और इस प्रकार से बैटरी डिस्चार्ज करने के लिए आपको ये क्रिया करना पड़ेगा, और बैटरी को चार्ज करने के लिए आपको ये क्रिया करना पड़ेगा, समझ में आई बात है। तो ये प्रक्रिया हमेशा निरंतर क्या रहती है, होते रहती है, डिस्चार्ज और चार्ज करने की प्रक्रिया बनी हुई रहती है। यहां तक क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। अब आ जाइए ईंधन सेल। अब क्या समझ लीजिएगा, ईंधन सेल। ईंधन सेल किसे कहते हैं, तो देखिए ईंधन का मतलब होता है जिससे खाना वाना बनाया जा सके, समझे कि नहीं। तो वैसा सेल जिसमें, है ना, ऐसा सेल, देखिए ध्यान से, ऐसा सेल जिसमें, ऐसा सेल जिसमें क्या है भैया, तो ऐसा सेल जिसमें हाइड्रोजन हो, CH4 मीथेन हो, है कि नहीं, या कार्बन मोनोऑक्साइड हो, मतलब जिससे ऊर्जा की उत्पत्ति होती है, क्या उसके दहन से क्या चीज की उत्पत्ति हो जाए, ऊर्जा की उत्पत्ति हो जाए, उसी को ना माने ईंधन कहते हैं, है कि नहीं। जो जल करके ऊर्जा मुक्त करे, जो जल करके क्या बना दे, ऊर्जा बना दे, उसी को क्या कहते हैं, ईंधन, है कि नहीं। तो ऐसे सेल जिसमें हाइड्रोजन या मीथेन या कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सब जितने भी हैं, ये सब जितने भी हैं, क्या करके ईंधन के दहन से ऊर्जा उत्पन्न होती है, ईंधन के दहन से ऊर्जा उत्पन्न होती है, ईंधन के दहन से क्या उत्पन्न हो, दहन से ऊर्जा उत्पन्न करती हो, ऊर्जा उत्पन्न हो, उसी को क्या कहते हैं, ईंधन सेल, उसी को क्या कहते हैं, ईंधन सेल, ईंधन सेल कहलाते हैं। क्या लिखेंगे, ईंधन सेल कहलाते हैं, ईंधन सेल कहलाते हैं। क्लियर हो गया, क्या कहलाते हैं, ईंधन सेल कहलाते हैं। समझ में आ रही बात है। जो भी माने जलने के बाद ऊर्जा उत्पन्न करे उसको क्या कहेंगे, ईंधन सेल कहेंगे, समझे कि नहीं। और इसमें होता क्या है, तो ईंधन सेल में होता क्या है कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। बात समझ में आ गई ना। ईंधन सेल में क्या होता है, तो ईंधन सेल में क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा को किस में बदला जाता है, विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। क्लियर हो गया, विद्युत ऊर्जा में इसको क्या किया जाता है, बदला जाता है, विद्युत ऊर्जा में इसको बदल देंगे, परिवर्तित कर देंगे, समझे कि नहीं। इसके जो दक्षता होती है, इसकी जो दक्षता होती है, दक्षता का मतलब होता है कि कितना % ईंधन इसका कामयाब होता है मिश्रण का, तो 74%। कितना %, 74% होती है इसकी दक्षता। कितनी होती है, 74% होती है। कितनी होती है, 74%, समझे कि नहीं। तो ईंधन सेल आखिर है कौन कौन सा चीज, एग्जाम्पल के तौर पर,
तो जब आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को लीजिएगा तो ये भी एक ईंधन सेल है कि नहीं? तो इसको बोलते हैं H2O2 ईंधन सेल। इसको क्या बोलते हैं? H2O2 ईंधन सेल। या ईंधन सेल का निर्माण ऐसे भी होता है, प्रोपेन प्लस प्रोपेन और O2, इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं? ईंधन सेल, है ना? प्रोपेन, है ना, और ऑक्सीजन का जो मेल है उसको भी क्या बोलते हैं? ईंधन सेल। जैसे आप मेथेनॉल ले लीजिए और मेथेनॉल और ऑक्सीजन ले लीजिए, तो इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे? ईंधन सेल। तो ईंधन सेल का ये सब क्या है? उदाहरण है। ईंधन सेल कैसे बनता है वो देखिए, रासायनिक ऊर्जा को कैसे विद्युत ऊर्जा में बदलता है, इसको देखना जरूरी है इसमें। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं वो समझ लीजिए। सबसे पहले क्या होता है इस बात को समझिए, है ना, तब आपको ये वाला क्लियर हो जाएगा कैसे होता है। देखिए सबसे पहले हम लोग इस तरह से, है ना, यहां पर एक कार्बन का ऐसा, देखिए ध्यान से, यहां पर आप ध्यान समझिएगा, है ना, कार्बन का हम लोग क्या ले लेते हैं? संरंध्र कार्बन इलेक्ट्रोड ले लेते हैं, दो ठो संरंध्र कार्बन इलेक्ट्रोड ले लेते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग संरंध्र कार्बन इलेक्ट्रोड ले लिए। संरंध्र का मतलब क्या होता है? आप देखिएगा स्टील वाला कुछ ऐसा कुर्सी देखे होंगे जिसमें छेद छेद रहता है ना? नहीं देखे हैं? उसमें सब छेद किया हुआ रहता है स्टीलवा में, तो वह क्या है? कैसा कुर्सी है? संरंध्र कुर्सी है जिसमें छेद है। तो ऐसा हम लोग माने इलेक्ट्रोड लेंगे जो कार्बन का होगा। ये क्या चीज का है? कार्बन का है। क्या चीज का है? कार्बन का है। इलेक्ट्रोड है, ये क्या है? इलेक्ट्रोड है, समझे कि नहीं? तो कार्बन का इलेक्ट्रोड है, तो इसको थोड़ा सा और घना हम लोग ऐसे बना देते हैं, कोई दिक्कत है? ये कार्बन का इलेक्ट्रोड है, देखिए ध्यान से, ये कार्बन का क्या है? इलेक्ट्रोड है ना? ये कार्बन का क्या है? इलेक्ट्रोड है। ध्यान समझिएगा, ये कार्बन का क्या है? इलेक्ट्रोड है। ये कार्बन का क्या है? इलेक्ट्रोड। और ये जो इलेक्ट्रोड है कार्बन का, ध्यान समझिएगा, ये जो कार्बन का इलेक्ट्रोड है, समझे कि नहीं, ये कैसा है? संरंध्र है। कैसा है? संरंध्र है। और इस पर हम लोग प्लेटिनम का तार लपेट देते हैं। किसका तार लपेट देते हैं? प्लेटिनम का तार लपेट देते हैं इस तरह से। समझ में आई बात ना? इधर से भी हम लोग प्लेटिनम का तार लपेट देते हैं, लपेट दिए, और इसको एक माने जोड़ देते हैं हम लोग। जैसे प्लेटिनम का तार ले लिए हैं, ये जो इलेक्ट्रोड है दोनों, इसको हम लोग क्या कर लिए? इसको हम लोग क्या कर लिए? लपेट दिए। इसको हम लोग क्या कर दिए? लपेट दिए, समझे कि नहीं? तो ये जो है, यहां से फिर क्या करते हैं हम लोग? एक तार दोनों देने से निकालते हैं। यहां से क्या निकालते हैं? तार। क्या निकालते हैं? तार। और जो तार जो निकालते हैं, देखिए ध्यान से, यहां से जो तार निकलेगा वो इस तरह से जुटा हुआ रहेगा, और यहां से जो तार निकलेगा, है कि नहीं, यहां से जो तार निकलेगा वो देखिए ध्यान से, इस तरह से इसी से निकालते हैं, कोई दिक्कत है? तो एगो एनोड बना लेते हैं, एगो क्या बना लेते हैं? कैथोड। एगो को क्या बना लेते हैं? एनोड। और एक को क्या बना लेते हैं? कैथोड। कैथोड। कोई दिक्कत? जोर से बोलिए, कोई दिक्कत? और यहाँ पे दोनों को जोड़ देते हैं। यहाँ पे दोनों को क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं, है कि नहीं? दोनों को क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। और यहाँ पे बल्ब लगा देते हैं। क्या है? बल्ब। ये क्या है? बल्ब। अगर विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो ये बल्ब जलने लगेगा। ये बल्ब क्या होने लगेगा? जब जलने लगेगा। तो इसलिए यहाँ पे क्या लगा देते हैं? बल्ब लगा देते हैं। अब यहाँ पे एक ऐसा तंत्र हम लोग बनाते हैं जिसमें ध्यान समझिएगा, इस तरह से ऐसे बनाते हैं। देखिए ध्यान से, देख रहे हैं? अब देखिए होता क्या है, इसमें जो है ना द्रव भरा हुआ रहता है। बीच में क्या भरा हुआ है? द्रव, यानी कि विद्युत अपघट्य भरा हुआ है। किसका अपघट्य रहेगा यहाँ पे? तो याद रखिएगा, यहाँ पे अम्ल होगा या क्षार होगा? क्या होगा? अम्ल या क्षार, दोनों में से कोई हो सकता है। ईंधन सेल बता रहे हैं, तो इसमें क्या रह सकता है? अम्ल या क्षार। और उसके साथ क्या जुड़ा हुआ रहता है? मिश्रित जल, है ना? क्या जुड़ा हुआ रहता है? मिश्रित जल। समझे कि नहीं? तो आप यहाँ पे देखिए क्या क्या चीज है। तो यह हम लोग जो बनाए हैं, ये है क्या चीज? तो भैया ये है संरंध्र कार्बन के इलेक्ट्रोड। क्या है? संरंध्र कार्बन के इलेक्ट्रोड। कार्बन के इलेक्ट्रोड। और यहां पर क्या है? ये तो ये प्लेटिनम की
तार से लपेटा हुआ है, प्लेटिनम की तार जो इसको क्या किया हुआ है, लपेटा हुआ। ये क्या काम करता है, तो उत्प्रेरक का काम करता है। उत्प्रेरक आप समझ ही रहे हैं, उत्प्रेरक का काम करता है, उत्प्रेरक का कार्य करता है। उत्प्रेरक किसी अभिक्रिया को या तो बढ़ा देता है या घटा देता है, यही ना काम करता है। उत्प्रेरक का काम करता है कौन, ये प्लेटिनम की तार। यह अभिक्रिया को बढ़ने नहीं देगा, या तो फिर उसको बढ़ा देगा, यही तो फिर घटा, तो बढ़ने देगा ना तो घटने देगा, समझे कि नहीं। ये इस अभिक्रिया को ये क्या करता है, उत्प्रेरक का काम करता है, कुछ भी कर सकता है। अब स्थिति को समझिए ध्यान से, समझे कि नहीं, कैसे समझिएगा इसको ध्यान से, देखिए ध्यान से। जब इतना सारा चीज कर लीजिएगा तब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बना रहे हैं H2O2 ईंधन सेल। क्या बना रहे हैं, H2O2 ईंधन सेल। यहां से हम लोग H2 को भेजते हैं, क्या किसको भेजते हैं, H2 को। किसको भेज देते हैं, H2 को। जैसे ही H2 इसके अंदर में जाएगा तो ये पूरा ये जो जल है ना, ये क्या करने लगेगा, मैंने अपने आप में रिएक्शन करने लगेगा और इसमें से एक धारा प्रवाहित होगी और हाइड्रोजन ऐसे जा करके ऐसे क्या कर जाएगा, ये निकलेगा। ये क्या करेगा, ऐसे जा करके ऐसे निकलेगा, यानी कि यहाँ से समाएगा और इस सब को करते हुए इधर से बाहर निकल जाएगा। किससे बाहर निकल जाएगा, इधर से बाहर निकल जाएगा, समझे कि नहीं। और इधर से क्या होगा कि ऑक्सीजन जाएगा, इधर से क्या जाता है, ऑक्सीजन गैस, और ऑक्सीजन गैस जाएगा, इधर से हाइड्रोजन गैस जाएगा और जा करके इधर से हाइड्रोजन निकलेगा, इधर से क्या निकल जाएगा, ऑक्सीजन निकल जाएगा। इधर से ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। और ऐसा करने से जब बहुत काफी तेजी मात्रा से हाइड्रोजन को या ऑक्सीजन को ऐसे करके भेजते हैं तो इसके अंदर में खलबली उत्पन्न होने लगता है। इस खलबली की वजह से इसमें से करंट प्रवाहित होता है। क्या होता है, करंट। इधर से एनोड निकलता है, इधर से कैथोड, और दोनों तरह से जो करंट है वह पर्याप्त मात्रा में निकलता है और यह बल्ब क्या हो जाता है, जलने लगता है। अगर यह बल्ब बढ़िया से जलने लगा तो अगर बल्ब जल जाएगा तो इसके जगह पर अगर हम चूल्हा रख देंगे इलेक्ट्रिक वाला तो वो भी जलने लगेगा, या हम लोग किसी और तरह का कूलर लगा दें, पंखा लगा दें, एसी लगा दें तो वो भी चलने लगेगा। जब करंट निकलने लगे तो चलने लगेगा कि नहीं चलने लगेगा। हाइड्रोजन को भेजा जाता है बहुत झोंके के साथ, काफी तेज हवा के झोंके के साथ, ताकि इसमें आ करके अपना क्रिया करने लगे पूरा। इसको भी इधर से भी इधर से, इधर से हाइड्रोजन निकलता है, इधर से ऑक्सीजन निकलता है और बीच में यह प्रक्रिया होते रहती है जिससे करंट उत्पन्न हो जाता है, जिससे करंट क्या हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है। और करंट उत्पन्न हो गया तो यह अपना ईंधन की तरह काम करता है कि नहीं। तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, ईंधन सेल। अगर यहीं पर अगर प्रोपेन ले लेंगे तो इधर से प्रोपेन भेजेंगे, इधर से ऑक्सीजन को भेजेंगे, समझे कि नहीं। मेथेनॉल ले लेंगे तो इधर से मेथेनॉल भेजेंगे, इधर से ऑक्सीजन भेजेंगे। और यह प्रक्रिया निरंतर हमेशा क्या रहती है, चलती रहती है और करंट क्या होते रहता है, बनते रहता है, जिसी को हम लोग क्या कहते हैं, ईंधन से। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ईंधन से। आ रहा है समझ में। अब यहाँ पे देख लीजिए होता क्या है, तो इस पर पूरी संरचना का तो आप ऐसे ही लिख लीजिएगा। कैसे लिखिएगा भैया, कार्बन का एक मैंने संरंध्र, कार्बन के 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, उस पर प्लेटिनम की तार लपेटी हुई रहती है ना। अम्ल क्षार मिश्रित जल से ये भरा हुआ रहता है। इधर दोनों तरफ से तार निकाल करके यहाँ पे बल्ब लगाते हैं। जब हाइड्रोजन को बहुत प्रेषित करके भेजा जाता है तो यह हाइड्रोजन इसके साथ मिलता है, इधर से ऑक्सीजन जाता है, तो इसको जो है से जल, इसको अम्ल और क्षार को ये क्या करता है, उत्प्रेरित करता है, जिसकी वजह से यह नाचने लगेगा, क्या करने लगता है, और इससे करंट निकलना शुरू हो जाता है। और फिर पुनः हाइड्रोजन ऐसे और ऑक्सीजन ऐसे निकलने लगता है और इस प्रकार से करंट प्रवाहित होने लगता है। तो करंट प्रवाहित होने लगता है तो एनोड पर क्या क्या क्रिया होती है। अब कहता है कि एनोड पर क्या क्या होता है वो देखना है। तो देख लीजिए एनोड पर, तो एनोड पर क्या हो गया, तो अब यहां से ध्यान समझिएगा। एनोड पर तो आप याद रखिएगा, एनोड पर हमेशा ऑक्सीकरण होगा। ऑक्सीकरण का मतलब कि इलेक्ट्रॉन का त्याग, याद है ना। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग। तो एनोड पर हमेशा क्या होता है, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण का मतलब क्या है, ऑक्सीकरण किसको कहते हैं, इलेक्ट्रॉन का त्याग करना ऑक्सीकरण कहलाता है और इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना अपचयन कहलाता है, समझे कि नहीं। तो यहाँ पर जब एनोड पर हमेशा ऑक्सीकरण जब होगा तो ऑक्सीकरण के रूप में यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन जा रहा है। तो हाइड्रोजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का त्याग। हाइड्रोजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का त्याग। तो यह कितना इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया, 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया है ना, और 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया। तो इसको ऐसे दर्शा दीजिए कि इसने त्याग किया हुआ है। और कैथोड पर देख लीजिए प्रक्रिया क्या हुआ। तो कैथोड पर क्या है, तो कैथोड पर जो है
कैथोड पर क्या है, तो कैथोड पर हमेशा अपचयन होगा। तो यहाँ पर जैसे ही जाएगा तो यहाँ पर हाइड्रोजन जो है, यही उल्टी प्रक्रिया, इसी को लिख दीजिए ना, यही उल्टी प्रक्रिया को लिख दीजिए, समझे कि नहीं। मैंने इसका जस्ट अपोजिट होगा इस पर, जो एनोड प्रक्रिया होगी उसका जस्ट अपोजिट प्रक्रिया किस पर हो जाएगी, कैथोड पर, समझे कि नहीं, किस पर हो जाएगी, कैथोड पर। और जो कुछ मात्रा में H2 है और O2 जब आपस में मिल जाता है तो क्या बना देता है, जल का निर्माण कर देता है। क्या चीज का निर्माण कर देता है, जल का निर्माण करता है, समझे कि नहीं। और यह प्रक्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं, ईंधन सेल, क्या कहते हैं इसको, ईंधन सेल। समझ में आ रही है बात, इसको क्या बोलते हैं, ईंधन सेल, इसको हम लोग बोलते हैं ईंधन सेल। क्या हम लोग बोलते हैं इसको, ईंधन सेल। क्लियर हो गया, चलिए तो इसको तो आप लोग लिख लीजिएगा, है कि नहीं, पूरी संरचना को इसको आपको ऐसे लिखना होगा तो ऐसे लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत है। अब हम लोग देख लेंगे किसके बारे में, संचारण, किसके बारे में पढ़ेंगे, संचारण के बारे में। अब हम लोग देख लेंगे संचारण के बारे में, ध्यान से समझे। तो संचारण देखिए, अब हम लोग देख लेते हैं संचारण, है ना, संचारण का विद्युत रासायनिक सिद्धांत, संचारण का विद्युत रासायनिक सिद्धांत। आपसे कोई पूछेगा संचारण का विद्युत रासायनिक सिद्धांत, अच्छा एगो चीज हमको ये बताइए आप लोग, कि आप लोग तो पूरा पंखा का मजा ले रहे हैं, हमको काहे के लिए बंद किए हैं से बताइए। अभी भी देखिए बैठले हैं, अरे चालू ना करो उसको, इधर वाला को बंद काहे कर दिए पंखा के, समझ में हमको ही नहीं आ रहा है। हाँ, गर्मी से, गर्मी काहे लग रहा है, पंखा मेरा बंद कर दिया, वो आप लोग पंखा में है, हमारा वाला जान मुझे बंद कर दिया। चलिए देखिए, संचारण का मतलब होता ही है जंग का लगना। संचारण मतलब क्या होता है, जंग का लगना। संचारण मतलब क्या होता है, जंग का लगना, जंग का लगना। जंग का लगना क्या कहलाता है, संचारण कहलाता है। समझ में आ रही है बात, जंग का लगना क्या कहलाता है, संचारण। अब देखिए होता क्या है, इस सिद्धांत के आधार पर, संचारण के सिद्धांत पर आधार पर अशुद्ध धातुओं का, किसका, अशुद्ध धातुओं का संचारण आसानी से समझाया जा सकता है। कैसे समझाया जा सकता है उसको देखिए। तो संचारण एक रासायनिक क्रिया है, संचारण क्या है, एक रासायनिक क्रिया है जिसमें अशुद्धियों के कारण, अगर अशुद्धि के रूप में क्या रहेगा, तो अशुद्धि के रूप में वहां पे नमी रहता है, नमी है, हवा है ना, वो सब क्या है, अशुद्धि है। तो नमी के कारण, अशुद्धियों के कारण धातु की सतह पर, किसके सतह पर, धातु की सतह पर कुछ छोटे छोटे संचारण सेल बन जाते हैं, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, गैल्वेनिक सेल कहते हैं, है ना, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, गैल्वेनिक सेल कहते हैं। इन सेलों में जो शुद्ध धातु होता है कि नहीं, जैसे एनोड शुद्ध धातु पर और कैथोड माने अशुद्ध धातु कैथोड पर जमा होने लगते हैं, है ना। और यह एक जलीय, यह क्या बनाता है, जलीय युक्त ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, इसका क्या करता है, विद्युत अपघट्य की तरह काम करता है ना। इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, संचारण। अब जितनी बात बोले हैं इसको आप ऐसे समझिए, जैसे मान के चलिए कि हम एक लोहा का रड ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, लोहा का रड ले लेते हैं, रड ले ले लोहा का, इसे मान के चलिए कि लोहा का ही रड है, ये क्या है मेरे भाई, लोहा का रड है। ये जो लोहा का रड में होता क्या है, इसको हम लिख देते हैं कि लोहा का रड है, ये भी है तो क्या है, लोहा का रड। ये एनोड का काम करता है, किसका काम करता है, एनोड, चूंकि यह शुद्ध धातु है, यह शुद्ध धातु है और शुद्ध धातु है तो किसका काम करेगा, एनोड का। ये क्या चीज का काम करेगा, एनोड का। जब इसको आप बाहर फेंक दीजिएगा तो इसके ऊपर में ना कुछ अशुद्धियां बैठने लगेंगी,
है ना, यानी कि इसमें के ऊपर में आप जब देखेंगे तो इस तरह से लाल चित टाइप का, इस टाइप का लाल चित टाइप का इस तरह से इस पर बैठ जाता है, देख रहे हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, जंग लगना, है कि नहीं। जंग लगना मीन्स क्या चीज, ये अशुद्धि है, ये सब क्या है, अशुद्धि है। देख रहे हैं आप लोग, ये सब क्या है, अशुद्धि है। ये सब क्या है, अशुद्धि है, समझे कि नहीं। तो इसको क्या बोलेंगे, अशुद्धि। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अशुद्धि। तो अशुद्धि इसमें क्या चीज का काम करता है, कैथोड का। अशुद्धि इसमें क्या चीज का काम करता है, कैथोड का। क्लियर हो गए। अशुद्धि किसका काम कर रहा है, कैथोड का। अब यहाँ पे इस बात को समझिए, ये अशुद्धि आई कैसे। तो इसमें नमी युक्त क्या मिल गया, ऑक्सीजन। क्या मिल गया, ऑक्सीजन। माने इसमें दो चीज मिला, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। नहीं, सब दोनों कहां से मिल गया, कहां से मिल गया, वायुमंडल से मिल गया। और कैसा मिला, नमी युक्त मिला। ये कैसा मिला, नमी युक्त। अरे भैया हवा में नमी है ना, नमी का मतलब है कि H2O है उसमें, क्या है उसमें, H2O है। समझ में आ रही है बात ना। तो इसमें नमी युक्त है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ पर देखिए, ये दोनों मिलकर के विद्युत अपघटय का काम करेंगे। किसका काम करेंगे, विद्युत अपघट्य का काम करेंगे। ये दोनों मिलकर के क्या चीज का काम करेंगे, विद्युत अपघट्य का। क्या चीज का काम करेंगे, विद्युत अपघट्य का काम करेंगे। समझे कि नहीं। तो इसमें आपने देखा कि लोहा में जब लोहा एक शुद्ध धातु है, उसमें अशुद्धियां बैठ गई। क्या बैठ गई, अशुद्धियां, जो चितकावर टाइप का रहती है, जिस नहीं देखे लोहा पर पीला पीला टाइप का बैठा हुआ। तो ये आपस में मिलकर के एक विद्युत अपघट्य का निर्माण कर लिया, यानी कि यह सेल की तरह बन गया कि नहीं बन गया। अरे भैया सेल में भी तो कैथोड और एनोड, दो गो इलेक्ट्रोड होता है कि नहीं। तो कैथोड का काम कौन कर रहा है, कैथोड का काम उसकी अशुद्धि कर रहा है, एनोड का काम शुद्ध लोहा कर रहा है। आई विद्युत अपघट्य का काम कौन कर रहा है, ये वाला कर रहा है। तो एक तरह से जंग लगना क्या है, तो जंग लगना एक सेल का काम है। जंग लगना क्या है, सेल का। तो लोहे में एग्जाम्पल के तौर पर क्या दे सकते हैं, तो एग्जाम्पल के तौर पर लिख सकते हैं लोहे में जंग लगना। तो लोहे में जंग लगना एक तरह से क्या है, सेल है। क्या है ये, सेल है। तो अब इस बात को समझिए, अब इसको हम लिखते हैं, इसको समझिए क्या लिख रहे हैं से। देखिए अब हम इसको कैसे लिखेंगे, लिखेंगे कि संक्षारण एक रासायनिक क्रिया है। संक्षारण क्या है, संक्षारण एक रासायनिक क्रिया है। संक्षारण एक रासायनिक क्रिया है। कैसा क्रिया है, रासायनिक क्रिया है। समझ में आ रही है बात, रासायनिक क्रिया जिसमें अशुद्धियों के कारण, है ना, जिसमें अशुद्धियों के कारण धातु की सतह पर, धातु की सतह पर, याद रखिएगा, धातु की सतह पर क्या होता है बताइए। तो धातु की सतह पर कुछ छोटे छोटे, कुछ छोटे छोटे संक्षारण सेल, कुछ छोटे छोटे क्या चीज, संक्षारण सेल बन जाते हैं। क्या हो जाते हैं, बन जाते हैं, संक्षारण सेल बन जाते हैं। कुछ छोटे छोटे क्या बन जाते हैं, संक्षारण सेल बन जाते हैं। इन सेल को क्या कहते हैं, गैल्वेनिक सेल, जिन्हें हम क्या कहते हैं, गैल्वेनिक सेल। जिन्हें हम क्या कहते हैं, गैल्वेनिक सेल कहते हैं। क्या कहते हैं, गैल्वेनिक सेल। समझे कि नहीं। इन सेलों में शुद्ध धातु जो होता है एनोड का, समझे कि नहीं। देखिए ध्यान से, इस सेल में शुद्ध धातु क्या चीज का काम करता है,
शुद्ध धातु एनोड का और अशुद्ध धातु कैथोड का। जो जंगवा लग रहा है इसको, अशुद्ध धातु क्या चीज का? कैथोड का। समझ में आ रही है बात ना? और यहाँ जो नमी युक्त ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है, ये कैसा है? नमी युक्त। ये क्या चीज का काम कर रहा है? तो विद्युत अपघट्य का। क्या चीज का काम कर रहा है? विद्युत अपघट्य का। तो बताइए, तीनों तरह का चीज है, तो इसको सेल कहेंगे कि नहीं कहेंगे? इसको क्या बोलेंगे? विद्युत अपघट्य का काम करता है। किसका काम करता है? विद्युत अपघट्य का कार्य करता है। ये इस सेल में ये कार्य करता है, कर देते हैं, ये कार्य करता है। ये कार्य करता है, क्यों लिखे? तो शुद्ध धातु एनोड का कार्य करता है, अशुद्ध धातु कैथोड का कार्य करता है, ये वाला विद्युत अपघट्य का कार्य करता है। समझ में आ गई बात? तो ये तो सेल बन गया, ये तो इस सेल में निम्न अभिक्रियाएं होंगी, है कि नहीं? जब इस सेल बन गया तो अभिक्रिया होगा ना। तो अब देख लेते हैं, इस सेल में निम्न अभिक्रियाएं होंगी। निम्नलिखित अभिक्रियाएं होंगी, ऐसे लिख लेते हैं। निम्नलिखित अभिक्रियाएं होंगी। कौन कौन सा अभिक्रिया इस सेल में होगा मेरे भाई, वो समझ लीजिए। इस सेल में जो निम्नलिखित अभिक्रियाएं होंगी वो कैसे कैसे अभिक्रियाएं होंगी? तो देखिए, एनोड पर क्या होगा? तो एनोड का मतलब क्या हो गया? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण माने इलेक्ट्रॉन का क्या होगा यहाँ पे? त्याग। तो लोहा क्या करेगा? लोहा जो है सीधा 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देगा, यानी कि Fe पर 2 प्लस चार्ज आ जाएगा। कोई दिक्कत है? जोर से बोलिए। ये यहाँ पे क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन का त्याग। और कैथोड पर क्या होगा? जरा सा बता दीजिए। तो कैथोड पर ग्रहण। क्या चीज का ग्रहण होगा? इलेक्ट्रॉन का। किसका ग्रहण होगा? इलेक्ट्रॉन का। तो H2O है और नमी है और हवा है। नमी है और हवा है। तो नमी और हवा क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया? ले लिया। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया तो क्या बना देगा? हाइड्रोक्साइड बना देगा। क्या बना देगा? हाइड्रोक्साइड। हम बैलेंस करने के लिए हाफ ले लिए थे, समझे कि नहीं? ये क्या बना देगा? है ना, हाइड्रोक्साइड बना देगा। तो अब देखिए इसमें क्या हो गया, अब देख लीजिए। अब ऐसा करने से क्या हो गया? तो इधर है Fe 2 चार्ज ले ले है, तो Fe 2 चार्ज। समझ में आ रही है बात? और OH जो है यहाँ पर 2 चार्ज है, तो यहाँ पे OH को इधर वाले को जोड़ दीजिए। क्या कर दिए? जोड़ दीजिए। तो जब ये अभिक्रिया हो जाएगी तो क्या बना जाएगा? Fe हाइड्रा मैंने FeOH। क्या बना दिया? FeOH। इसको हम लोग कहते हैं FeOH का होल टू जी। इसको हम लोग कहते हैं फेरस हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं इसको? फेरस हाइड्रोक्साइड। क्या इसी को जंग कहते हैं? नहीं, अभी तो ये प्रक्रिया हुई है। जंग लगना किसको कहते हैं देख लीजिए। फेरस हाइड्रोक्साइड इसको कहेंगे। इसको क्या बोलेंगे? फेरस हाइड्रोक्साइड। बन गया कि नहीं बन गया? अब देख लीजिए यहाँ पे, अभी जंग लगना किसको कहते हैं वो समझ लीजिए। समझे कि नहीं? जंग लगने को ही ना संचारण कहते हैं। अभी जंग नहीं लगा है, अभी फेरस हाइड्रोक्साइड बना है। क्या बना है? फेरस हाइड्रोक्साइड बना है। अब स्थिति समझ लीजिए, यह जो FeH का होल टू जो है, यह जो FeOH का होल टू जो है, नमी की उपस्थिति में, नमी बोले तो जल की उपस्थिति में, नमी बोले तो किसकी उपस्थिति में? H2O की उपस्थिति में। H2O की उपस्थिति में क्या करता है? ऑक्सीजन से क्रिया करके, इससे ऑक्सीजन से क्रिया करके, ऑक्सीजन से क्या करे? मैंने ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन से नहीं, हवा से। हवा में ऑक्सीजन है ना, तो हवा से भी क्रिया करके जंग का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? जंग का निर्माण करती है। जंग का निर्माण करती है। क्लियर हो गए? ये क्या चीज का निर्माण कर रही है? जंग का निर्माण कर रही है। अब देख लीजिए, तो यहां पर क्या हुआ? यहां पर देखिएगा FeOH का होल टू किससे अभिक्रिया कर लिया? H2O के साथ, है ना। नमी की उपस्थिति में किससे अभिक्रिया किया? ऑक्सीजन से। किससे अभिक्रिया किया? ऑक्सीजन मैंने हवा से अभिक्रिया किया। किससे? हवा। यहाँ पे नमी है और ये क्या है? हवा है ना। केमिस्ट्री की भाषा में हवा को ऑक्सीजन ही रखते हैं, समझे कि नहीं? और क्या बना दिया? Fe2O3। क्या बना दिया? Fe2O3 इंटू 3H2O। क्या बना दिया? 3H2O। अब इसको बैलेंस कीजिएगा तो यहाँ 2 कर दीजिए, यहाँ हाफ कर दीजिए।
यहाँ पे 2 कर दीजिएगा, यहाँ पे हाफ कर दीजिएगा, तो पूरा का पूरा बैलेंस हो जाएगा, समझे कि नहीं। अब यहाँ पे जो Fe2O3 ये जो हो गया, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जंग। इसी को क्या बोलते हैं, जंग। जो लोहा में नहीं लग जाता है जंग, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जंग। तो भैया जंग, इसका सर रासायनिक नाम क्या है, तो इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रेट फेरिक ऑक्साइड। क्या बोलते हैं, हाइड्रेट फेरिक ऑक्साइड। हाइड्रेट फेरिक ऑक्साइड बोलते हैं, यानी कि एक तरह से जंग का सूत्र हो गया। जंग का सूत्र आपसे पूछा जाएगा तो क्या बताइएगा, हाइड्रेट फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 × 3H2O। और इसी को पूरी क्रिया को क्या बोलते हैं, संक्षारण। इसको क्या बोलते हैं, संक्षारण। समझ में आई बात। इस पूरी प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, संक्षारण। समझे कि नहीं है। और ये सबसे अंतिम टॉपिक था। अब भैया संक्षारण जब ये लग जाएगा तो इसका बचाव होना चाहिए ना। संक्षारण जंग लगने से बचाना चाहिए कि नहीं बचाना चाहिए। तो जंग लगने से क्या क्या बचाव हो सकता है, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे। जंग लगने से जो बचाव है उसके बारे में समझिए, हम लोग कैसे जंग से बचा सकते हैं। देखिए ध्यान से, अब इस बात को बहुत अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे और जानेंगे। देखिए आप देखिए यहाँ पे, संक्षारण के निवारण क्या लिखा हुआ है, संक्षारण के निवारण लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है। तो सबसे पहला संक्षारण के निवारण में क्या है, रोधिका रक्षण। क्या है, रोधिका रक्षण। हम लोग संक्षारण से कैसे बचा सकते हैं, जंग लगने से किसी चीज को कैसे बचा सकते हैं। तो धातु को संक्षारित होने से रोकने के लिए धातु की सतह पर रोधिका स्थापित कर दिया जाता है, जिससे संक्षारण रुक जाता है। सर ये रोधिका का मतलब क्या होता है, तो देखिए आप पेंट लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं। आप ग्रिल उरिल पर क्या करते हैं, पेंट लगा देते हैं। तो आपके यहाँ दरवाजा होता है लोहा का या खिड़की होता है, तो उसको आप क्या करते हैं, रंगते हैं कि नहीं रखते हैं। तो रंग लगाना रोधिका है ना, क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है रोधिका रक्षण। क्या कहलाता है, रोधिका रक्षण। ग्रीस लगा देते हैं, चिकनाहट बना दे कि पानी अगर गिरेगा तो टपाक से नीचे चल जाएगा। लोहा पर हम लोग करते हैं कि नहीं सुरक्षा के लिए, तो पेंट लगा करके ही उसको बोलते हैं रोधिका रक्षण। तो आप जंग से कैसे बचा सकते हैं किसी वस्तु को, तो पेंट करके, ग्रीस लगा करके, है ना, जो है मैंने चिकना बना करके, ताकि उस पर पानी ठहर न सके। दूसरा चीज है बलिदानी संरक्षण। क्या है, बलिदानी संरक्षण। बलिदानी संरक्षण क्या है, तो इस विधि में धातु को संक्षारण से बचाने के लिए उस पर ऐसी धातु की परत चढ़ाते हैं अलग से, है ना, जो संक्षारित की जाने वाली धातु की अपेक्षा अधिक क्रियाशील होती है, जिससे अधिक सक्रिय धातु की परत नष्ट हो जाती है और मूल धातु संरक्षित हो जाता है। जैसे देखिएगा हम लोग क्या करते हैं, किसी भी चीज को बचाने के लिए हम लोग उस पर कलई करते हैं। क्या करते हैं, कलई। कलई का मतलब होता है अलग से पेंट कर देते हैं, है कि नहीं। अलग से पेंट नहीं, अलग से कोई धातुएं चढ़ा देते हैं, है ना। अंदर में कोई धातु है और ऊपर से कोई धातु डाल दिए, ताकि जो है से गलेगा सड़ेगा या कुछ भी होगा तो ऊपर ही वाला होगा, कवर जिसको आप लोग बोलते हैं। तो वो कवरिंग करके भी आप इसको ये कर सकते हैं। अब जंग विरोधी विलयन लगाना, जंग विरोधी विलयन लगाना ये क्या चीज है, तो देख लीजिए। धातुओं, लोहे की वस्तुओं को जंग लगने से बचाने के लिए उबलते प्रबल क्षारीय फॉस्फेट, जिसको Na3PO4 बोला जाता है, या क्षारीय क्रोमेट विलयन में डुबोया जाता है। किसमें डुबोया जाता है, क्षारीय क्रोमेट विलयन में डुबोया जाता है, जिससे इनके ऊपर धातु के फॉस्फेट या क्रोमेट की पतली अविलय परत चढ़ जाती है। यह परत लोहे को जंग लगाने से बचाती है। कार, रेडिएटर एवं इंजन में लगे लोहे के कल पुर्जों को जंग से बचाने के लिए इन्हीं जंग विरोधी विलयनों का उपयोग करते हैं। आप किसी भी लोहा को ले लीजिए, लोहा का कोई भी बना हुआ सामान है, उसको Na3PO4 या किसी भी क्षारीय क्रोमेट विलयन में उसको डुबो दीजिए। क्या कर दीजिए, डुबो दीजिए, और तब उसका उपयोग कीजिए, तो उस पर आपको जंग लगने की संभावना कम हो जाती है। समझ में आ गई बात ना। और इस प्रकार से हम लोग जंग से बच सकते हैं, जंग का प्रभाव को हम लोग खत्म कर सकते हैं। समझ में आ गई बात। जंग के प्रभाव को क्या कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। हम लोगों ने वैद्युत रसायन पढ़ लिया और यहीं तक था। आप बुक्स वगैरह निकालिएगा तो पूरा बढ़िया से आकलन कीजिएगा, तो एक एक चीज हम आपको यहाँ पे आपको पढ़ा दिए, समझे कि नहीं। और इस प्रकार से क्लास 12 का चैप्टर नंबर कितना, तीसरा, रसायन शास्त्र में चैप्टर नंबर 3 समाप्त करने की घोषणा हम करते हैं। और थोड़ा बहुत जो न्यूमेरिकल रह जाएगा
उसको हम पढ़ा देंगे। कोई दिक्कत है तो बोलिए, कोई दिक्कत है? समझ में आ गया सब बात? तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मिलेंगे, जरूर मिलेंगे, अगले चैप्टर के साथ मिलेंगे। और अगला चैप्टर जो होगा वो है पृष्ठ रसायन है, रासायनिक बल गति है ना? देखें किताब रासायनिक बल गति, वही हुए लास्ट में है। हाँ लाइए उसको। अगला जो चैप्टर है, देखिए ध्यान से, अगला जो चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है रासायनिक बल गतिकी। अच्छा ये है 5वां चैप्टर है पृष्ठ रसायन, यानी कि 5वां सरफेस केमिस्ट्री जो है से 5वां चैप्टर है, जबकि 4था चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स। क्या है नाम इसका? केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक बल गतिकी। खूब बढ़िया से देखेंगे, जरूर देखेंगे, खूब बढ़िया से आपको पढ़ाएंगे। आपको अच्छा लग रहा है तो जरूर इसको सपोर्ट कीजिए, मेरा वीडियो को देखिए, आगे बढ़ाइए। बच्चों के समझ, आसान समझ के लिए आप हमसे जुड़िए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।